हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दिसंबर मंथ का विजन आईएएस का मंथली मैगजीन। गाइस, हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस के सारे आर्टिकल वाले टॉपिक्स खत्म हो गए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो के तहत शॉर्ट्स हम सारे कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि गाइस हर एक टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो टॉपिक के साथ शॉर्ट्स लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो हमारे मेंस आंसर राइटिंग में कुछ फैक्ट्स कोट करने हो। तो हमें हर टॉपिक पे डिस्कशन ज़रूरी बनता है। हमें किसी भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना है। आज का जो न्यूज़ इन शॉर्ट में गाइस पहला टॉपिक होगा, दैट इज लोकायुक्त के बारे में हम देखेंगे कि लोकायुक्त क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं लोकायुक्त क्या होता है। देखो, सबसे पहले ना ये जानो कि ये टॉपिक था क्यों न्यूज़ में। अभी क्या हुआ, महाराष्ट्र का ना एक लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली पास हुआ, जिसका नाम था महाराष्ट्र लोकायुक्त बिल 2022। इसने 1971 वाला जो महाराष्ट्र का लोकायुक्त एंड उप लोकायुक्त एक्ट 1971 था, उसको रिप्लेस कर दिया है। आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि महाराष्ट्र ही ऐसा पहला स्टेट था जिसने लोकायुक्त को इस्टेब्लिश करा 1971 में, और उसके बाद उड़ीसा एक ऐसा राज्य बना जिसने लोकायुक्त को इस्टेब्लिश किया था। देखो, लोकायुक्त जैसे इसने यहाँ बताया कि एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है, स्टेट लेवल पर होती है, और ये करप्शन के केसेस अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट स्टेट लेवल पर इस तरह से पाया जाता है तो वो लोकायुक्त केस इसके अंदर लगता है। लोकायुक्त शब्द का ओरिजिन ट्रेस किया गया था ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के तहत। ठीक है, 1966 की जो पहली एआरसी रिपोर्ट थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी ने ये रिकमेंड करा कि इस्टेब्लिश करना है लोकपाल को सेंटर पर, और लोकायुक्त स्टेट लेवल पर इस्टेब्लिश करना है। तो लोकपाल एंड लोकायुक्त का इसीलिए एक्ट आया 2013 में, जिसने इस्टेब्लिश करा लोकायुक्त का ऑफिस थ्रू स्टेट लेजिस्लेशन। अब देखो, दोनों ही जो ये लोकपाल है, ये जो लोकायुक्त है, ये ऐसे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टिगेट करते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, करप्शन के चार्जेस लगाते हैं, कोई भी पब्लिक ऑफिशियल अगर इसमें देखा जाता है तो। अब गाइज यहाँ एक शब्द आया ओम्बड्समैन। ये ओम्बड्समैन क्या होता है? देखो, ओम्बड्समैन जो होता है ना, वो कोई भी एलिगेशन अगर लगा हो किसी सर्टेन पब्लिक बॉडी या किसी ऑर्गेनाइजेशन पर, है ना, करप्शन के चार्जेस का कुछ ऐसा लगा हो अगर कोई एलिगेशन, तो उसको इंक्वायर करने का काम ये व्यक्ति करता है, ओम्बड्समैन करता है। ठीक है, अब इनका जो जुरिस्डिक्शन है लोकपाल एंड लोकायुक्त का, जो भी हैंडल कंप्लेंट करते हैं अगेंस्ट मिनिस्टर्स एंड टॉप ऑफिशियल्स करते हैं। तो सोचो आप कितना इंपॉर्टेंट है लोकायुक्त, क्योंकि इसका काम ही है जो बड़ी बड़ी टॉप लेवल के मिनिस्टर्स हैं, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनकी कंप्लेंट को ये देखता है। बैकग्राउंड समझोगे तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको ले जाती हूँ, थोड़ा सा अंदर भी। देखो, जो कॉन्सेप्ट है हमने कहा भाई वो यहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिकली इन 1809 में, आप समझ लो ये स्वीडन के अंदर देखा गया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर्मर इसका जो लॉ मिनिस्टर थे हमारे अशोक कुमार सेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट ओम्बड्समैन वाला ये 1960s में पार्लियामेंट में रखा था। ठीक है, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी याद है, जिसने ये टर्म कॉइन किया लोकपाल एंड लोकायुक्त 1963 में। फिर एआरसी की रिपोर्ट का मैंने आपको बता ही दिया अभी। फिर रिकमेंडेशंस आती रही, और उसके बाद 2002 में क्या हुआ कि नेशनल कमीशन जो रिव्यू एंड वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बैठा था, उसने भी रिकमेंड करा। फिर 2005 में फिर सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में फिर ये रिकमेंड करा गया। फिर अन्ना हजारे वाला आपको याद होगा 2011 के अंदर, है ना, लोकपाल क्रिएट करा गया था। फिर जाके 2013 में बना। इसकी यात्रा बहुत लंबी थी, ऐसे ही नहीं बन गया 2013 में एक्ट आ गया। ठीक है, इसकी सिलेक्शन कमेटी होती है, इसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, ऐसे नहीं किसी को बना देते हैं। लोकपाल में जैसे मान लो सिलेक्शन कमेटी में कौन बैठता है, पर आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो चेयरपर्सन होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, अपोजिशन लीडर होता है, चीफ जस्टिस होता है इंडिया का, जज होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, एक एमिनेंट जूरिस्ट होता है जो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अब इनकी जुरिस्डिक्शन याद रखना, इनकी जुरिस्डिक्शन जो लोकपाल की होती है, लोकायुक्त की होती है, ये प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी सर्विसेज के जितने भी लोग होते हैं, उन सबको ये जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। कॉम्पोजिशन में याद रखना 50% मेंबर ये जरूर ऐसे रखते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटी, वुमेन, इन सबसे हो। ठीक है, सुपरिंटेंडेंट की बात करोगे तो इनकी पावर देखो डायरेक्ट है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से आ रही है, सीबीआई के फॉर्म में आ रही है, तो केसेस फॉर रेफर करके लोकपाल में ऐसे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं अभी इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा अब ना क्या इश्यूज आ रहे हैं लोकायुक्त जो फेस कर रहा है। एक तो सबसे बड़ी समस्या ना इनके स्ट्रक्चर में है, बहुत ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्मिटी है थ्रू आउट द स्टेट्स। आपको देखेगा कि जो लोकायुक्त है, जो उसकी कैपेबिलिटी है, हर जगह वेरिएबल है।
ये एक बड़ी समस्या है। इसकी हर जगह पे इतनी पार नहीं होती है। क्या क्या होता है, कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान महाराष्ट्र में दोनों चीजें हैं, दोनों तरह की बॉडी है, लोकायुक्त भी है और उप लोकायुक्त भी है। समझ रहे हो कि दोनों तरह की बॉडीज का वहां पर है। लेकिन अगर आप चले जाते हो और दूसरे स्टेट्स में, जैसे कि यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे सिर्फ आपका वो है, आपके सिर्फ यहाँ पर लोकायुक्त ही देखने को मिलेगा। तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि खाली यहाँ पर वो है। तो एक ये वाली भी बात आ जाती है यहाँ पर। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ जो लोकायुक्त होते हैं ना, वो 2013 के एक्ट के तहत काम ही नहीं कर रहे होते हैं। कह रहे ये भी एक समस्या की बात आ जाती है। फिर यहाँ पर ये कह रहा है कि लिमिटेड अथॉरिटी है, ये खाली पनिशमेंट अगेंस्ट द ऑफेंडर सजेस्ट कर सकते हैं, बट ये स्टेट के ऊपर है कि वो उसको एक्सेप्ट करे, मॉडिफाई करे, वो उसको देखे। तो ये एक समस्या है कि पार्ट ठीक से रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड में बोला जा रहा है कि मॉडल स्टेट सामने आए जो सच में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत चल रहे हैं। डिजिटाइजेशन को जितना हो सके उसको इनिशिएटिव्स को लेकर आओ। लोकपाल ऑनलाइन कर दो, डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दो कि मैनेजमेंट की कंप्लेंट वहीं पे हो जाए और व्यक्ति का पता ही ना चले, नॉर्मस के फॉर्म में आए। ठीक है, देखो ऐसी चीज़ें सुधरेंगी। फिर इसकी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो आप कह रहे हो कि एडुकेट बजट नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, मैन पावर नहीं होता है, वो सब चीज़ें समस्याओं को दूर करो। वेरिएबिलिटी देखो क्यों है, आप समझ रहे हो, स्टेट टू स्टेट वेरिएबिलिटी इसी वजह से है। कहीं पे बजट की समस्या आ जाती है, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आ जाती है, कहीं मैन पावर की दिक्कत है। ये इसकी समस्याएं थी। ठीक है, तो समझ गए लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। अच्छा, अब हम मूव करते हैं गाइस दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इम्पीचमेंट इन यूएस एंड इंडिया। देखो, जो यूएस का हाउस रिप्रेजेंटेटिव है वो फॉर्मली वोट करता है, इम्पीचमेंट इंक्वायरी बैठती है प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग। और इम्पीचमेंट दोनों का यहाँ पर दिखा रखा है, आपको पता होना चाहिए दोनों में क्या क्या फ़र्क है। ये बिल्कुल इसकी डिस्टिंक्शन बड़े प्यार से लिखी हुई है कि यूएसए के अंदर अगर इम्पीचमेंट हो रहा है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जितने भी सिविल ऑफिसर्स होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के, वो सबका इम्पीचमेंट शब्द यूज़ किया जाता है। अपना कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको याद हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे यहाँ इम्पीचमेंट शब्द सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यूज होता है और वो डेजिग्नेशन क्या है, प्रेसिडेंट की। कह रहा आप अंडर आर्टिकल 61 उठा लो कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इम्पीचमेंट शब्द प्रेसिडेंट के लिए यूज हुआ हुआ है, बाकी कहीं पे आप नहीं देखोगे। लेकिन यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सिविल ऑफिसर सभी के लिए यूज किया जाता है ये शब्द। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट यहाँ पर आपके ब्राइबरी भी है, ट्रेजन भी है, कुछ दूसरे क्राइम्स भी हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक ब्राइब सॉरी नहीं लगता, हमारे यहाँ सिर्फ एक केस लगता है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगता है। तो ये फर्क आपको याद रखना है। प्रोसेस क्या होता है हमारे यहाँ, चार्जेस कैसे लगते हैं कि कोई भी मेंबर जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो चार्ज लगा सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है, 1/4 पे मेंबर ऑफ द हाउस जो बैठा है उसको वोट करना पड़ेगा, तब जाके वोटिंग होगी, उसके बाद फिर होएगा। यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, हमारे यहाँ 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। यहाँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रायल ले रहा होता है, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बैठता है, साथ साथ पूरे दोनों हाउसेस में इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्ज लगता है, फिर जाके होता है। फिर कॉन्सिक्वेंस क्या होता है यहाँ पर, अगर इम्पीचमेंट हो जाए यूएसए के अंदर, तो वहाँ पर आप इम्पीचमेंट सर्व्स एज एन इंडिक्टमेंट नॉट रिमूवल। इम्पीचमेंट के बाद भी वो अपर हाउस में लाइक है ना, लाइक अ कोर्ट कन्वीन कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन ओनली बी रिमूव्ड अगर 2/3 वोट सीनेट वोट्स में मिले। तो यहाँ पर एक बिल आया था, एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन एंड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प वर इम्पीच बट पर नन वर रिमूव नहीं किए गए थे पार्लियामेंट से, इनके सेनेट बोलते हैं ना पार्लियामेंट को। हमारे यहाँ अगर इम्पीचमेंट हो गई है तो आपको प्रेसिडेंट का ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में आज तक ऐसा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है जो कि इम्पीच्ड आज तक की डेट में हुआ हो। आगे क्या होगा ये तो नहीं जानते, लेकिन आज तक कोई भी इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। देखो, दो बिल्स आए हैं, जम्मू एंड कश्मीर रिसीव प्रेसिडेंट्स असेंट। तो एक जीएनके का रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 है, इसमें कुछ अमेंड करा गया है। क्या अमेंडमेंट की गई है, पहली याद रखना कि रिजर्वेशन दी गई है जॉब्स में, एडमिशन में, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर किन लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट मेंबर्स को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स मेंबर्स को, या जितने भी आपके दूसरे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनको। इन्होंने ना इसकी मदद से एक काम और कर रहा है, इन्होंने जो सब्सटीट्यूट कर दिए हैं वीक और जितने अंडर प्रिविलेज क्लासेस होती थी ना, इनको आपको सब्सटीट्यूट कर कर ओबीसी लिख दिया है। ठीक है, बाई यूटी जे के इस तरह से लिखा हुआ है। एक चीज और ध्यान रखना, इस एक्ट के तहत, ये छोटी छोटी स्टेटमेंट है, याद रखना, छोटी सी स्टेटमेंट है कि इस एक्ट के तहत वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस को डिलीट करके रख दिया है।
ठीक है। एक तो ये रिजर्वेशन वाला मामला था। दूसरा एक्ट है जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसको भी 2019 वाले को अमेंड करा गया है। क्या क्या हाइलाइट्स हैं तो याद रख लो। पहली हाईलाइट है कि इसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स 114 कर दी हैं, जो पहले 107 थी, तो सीट्स बढ़ गई हैं, ठीक है। दूसरा, जो जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन में सीट असेंबली वेकेंट थी अंटिल द ऑक्यूपेशन, क्योंकि पीओके वाला सीज हो रखा था ना, पीओके वाला सीज हो रखा है। इफेक्टिव स्ट्रेंथ असेंबली की 83 है, अमेंडमेंट के बाद ये 80 हो गई है। रिजर्व 7 सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड 9 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स को दी गई है। नॉमिनेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। अप टू 2 मेंबर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी के होने चाहिए और एक उसमें से वुमेन होनी चाहिए। एक मेंबर वो होगा जो डिस्प्लेस बंदा है फ्रॉम पीओके। गाइस आएगा जेएनके के रिलेटेड और वो डालेंगे यूपीएससी में स्टेटमेंट, तो बहुत दिमाग खोल के इसको पढ़ना। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है मैंने आपको अभी, अलर्ट हो जाओ एकदम। अच्छा, अंडर दी इस एससी बीसी जो आपका सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट वाला है, याद रखो इस एक्ट के तहत ये कौन से लोग होते हैं। तो कह रहा है एससी बीसी वो लोग हैं जो कि विलेज में रहते हैं, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। सेकंड, ये वो लोग हैं जो कि एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल या किसी इंटरनेशनल बॉर्डर पे रहते हैं, या सोशली आपके ये वीकली और ये अंडर प्रिविलेज क्लास में नोटिफाई कर दिए गए हैं, तो इनको कहा जाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद है पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 के बारे में। प्रेसिडेंट ने यहाँ पे साइन किए हैं, असेंट दिया है। रिप्लेस कर दिया गया है 1898 का एक्ट। तो आईपीओए इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट को 1898 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड एल्गिन के लिए लाया गया था। अब देखो, लॉर्ड एल्गिन का नाम आ गया है ना, और मैंने आपको पीछे भी जो कुछ नाम्स पढ़ाए हैं, कृपया करके इनके टेन्योर याद रख लेना, 1894 से 1899। इनके क्या कंट्रीब्यूशन अदर देन पोस्ट ऑफिस रहे हैं वो ज़रूर चेक कर लेना। पेपर में हिस्ट्री के क्वेश्चन देखो ऐसे ही निकलते हैं। एवरी टॉपिक इज समहाउ कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। देर वॉज अ नीड ऑफ द न्यू एक्ट ऑल्सो, तो हमें आपको बताया था बेटर गवर्नेंस चाहिए हमें पोस्ट ऑफिस की। हमें चाहिए कि हम ना डाइवर्सिफाई करते हैं इनकी सर्विसेज को। हमने कोशिश करी, इसीलिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया हमने। इंश्योरेंस स्कीम इसलिए खोल रहे हैं हम, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं डाइवर्सिफाई हो, और हम ये भी चाहते हैं कि ये सिटीजन सेंट्रिक सर्विस बन जाए, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। इस एक्ट में ये बोला गया है कि पार होगी पोस्टल आर्टिकल्स के इंटरसेप्ट की, यानी कि ऑफिसर्स ओपन एंड डिटेन कोई भी आर्टिकल जो भी ट्रांसमिट हो रहा है थ्रू पोस्ट सर्टेन ग्राउंड्स। अगर मान लो किसी ने पोस्टल आर्टिकल लिखा है और उससे किसी स्टेट की सिक्योरिटी पे दिक्कत आ रही है, किसी फॉरेन स्टेट से रिलेशंस खराब करवा रही है आपकी वो स्टेटमेंट, वो आर्टिकल, या पब्लिक ऑर्डर को डैमेज कर रही है, या इमरजेंसी लगवाने की बात आ रही है, ऐसी चीज़ों पर आर्टिकल आपका रोक दिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। लाइबिलिटी से एग्जेम्प्ट करा गया है कि जो भी लाइबिलिटी वगैरह बनती थी उसको हटाया गया है, नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी। और डायरेक्टर जनरल जो पोस्टल सर्विसेज के हैं वो हेड पोस्ट ऑफिस ही उसको निकालेगा, उसको निकाल कर अपॉइंट करेगा। की कंसर्न्स याद रखना, वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, ठीक है। इंटरसेप्शन में माइट भी कुछ ऐसा आप लगा दो कि जिससे कि बंदे की आपकी लाइबिलिटी, उसकी सर्विसेज पे, प्राइवेसी उस पर हनन हो जाए। एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी हो सकता है। डज नॉट क्लियरली, इन्होंने ऑफेंसेस एंड पेनाल्टी को ना क्लियर तरीके से नहीं देखा है एक्ट के अंदर, तो एक्ट के ये सारे लूप होल्स हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है कि हम फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की स्कीम को फिर से आगे अप्रूव करते हैं, और ये 2026 31 मार्च तक रहेगा ही रहेगा। कह रहा याद करो, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट 2019 में आए थे, सीएसएस स्कीम थी, ये ज़रूर याद रखना। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है कि इसमें सेंटर और स्टेट दोनों का शेयर होगा फंडिंग को लेकर। इम्प्लीमेंट होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस पे काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इसको इम्प्लीमेंट करा रही है। सेंट्रल शेयर को फंडेड फ्रॉम निर्भया फंड से किया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी बढ़े, वुमेन की सेफ्टी बढ़े कंट्री में, पहली चीज़। सेकंड, ये डेडिकेटेड कोर्ट हैं, और ये सबसे ज़्यादा किस पे काम करते हैं, इनका डेडिकेटली, इनका काम क्या है, डेडिकेशन किस तरफ है, इनका काम है रेप के केसेस को सुनना और पॉक्सो के केसेस को सुनना। पॉक्सो बोले तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। फिर इन्होंने क्या बोला, क्रिमिनल अमेंडमेंट जो लॉ है इसको इनेक्ट करेंगे, जिसमें स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, ये सब दी जाएगी।
फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स लिंक्ड है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से। 761 बने हैं जिसमें 1414 एक्सक्लूसिव हैं पॉक्सो कोर्ट से, ऑपरेशनलाइज है कई कई जगह पर स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज में। 1.95 के लगभग केसेस को रिजॉल्व उन्होंने करा है। लेकिन इसमें कंसर्न्स भी हैं। इसमें आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्पेशल ट्रेनिंग जजेस को नहीं दी गई है, जजेस का नंबर बहुत कम है। तो कह रहा है देखो, हालांकि कंसर्न तो है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो रहा है, इससे बर्डन केसेस का कम हो रहा है जुडिशरी पर। इससे ना सेक्सुअल एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस का एंड होने लग जाएगा। इससे रिड्यूस होगा पॉक्सो पेंडिंग केसेस। इससे बहुत स्विफ्ट एक्सेस होगा। जो विक्टिम है, जो सेक्सुअल क्राइम जिसके साथ हुआ है, उसको, आपने निर्भया कांड सुना है ना, बस उसी की वजह से बनाया गया है, उसी से लेसन लेके बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ग्राम मानचित्र। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ग्राम मानचित्र लगाने को बोला है। एक ऐसी स्पेशल प्लानिंग का मतलब समझते हो, ज्योग्राफिकल प्लानिंग करने का। क्यों बनाया गया है समझो। ये ना एक जीआईएस बेस्ड काम है, एप्लीकेशन है, यानी कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम 2019 में लॉन्च किया गया था। एनआईसी ने इसको लॉन्च करा है, डेवलप करा है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ये करता क्या है, ये ना स्पेशल प्लानिंग को परफॉर्म करता है ग्राम पंचायत लेवल पर, जो स्पेशल टेक्नोलॉजी से मदद से ही कर लेता है। इससे होगा पता है क्या, डेवलपमेंट वर्क जो विलेजेस के अंदर है वो अच्छे हो जाएंगे। और इनसे ना डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ग्राम पंचायत लेवल पर मिलेगा। और इससे मदद क्या होगी, छोटे छोटे जो स्कीम प्रोग्राम्स होती हैं वो डीप रूट पे जाके चली जाएं, और वहाँ की जोग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, रिमोट लेवल पर आपकी स्कीम्स कैसे पहुंचे, उसके लिए ये बहुत बड़ी जबरदस्त चीज़ है ग्राम मानचित्र। ठीक है। तो गाइस, दिस इज ऑल फॉर शॉर्ट्स ऑफ पॉलिटी एंड गवर्नेंस। फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनेशनल रिलेशंस। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स। आप कहीं भी बैठे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पर आप वीडियो के लेसन्स को एक डेप्थ पे जाकर, जैसे यूपीएससी चाह रहा है कि हमारा जो एस्पिरेंट है वो डेप्थ पे जाके चीज़ों को समझने की कोशिश करे, पूरी तरह से आपके सामने डेडिकेटली हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी हमारा सपोर्ट करिए, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल।